हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बहू, आज तो तुम्हारा पहला दिन था बुटीक में। सबने अच्छे से बात की ना? हाँ माँ जी, सोनिया मैडम भी बहुत अच्छी हैं और वहाँ स्टाफ में मेरे साथ 2 और लेडी टेलर हैं, पल्लवी और रजनी। दोनों ही बहुत अच्छी है। पल्लवी की तो अभी शादी हुई है। पहले वो गांव में रहती थी, वहीं सिलाई का काम करती थी। अब पति के साथ वो शादी के बाद शहर आ गई है। अब पति का काम इतना है नहीं, तो उसने यही बुटीक पर काम करना शुरू कर दिया है। पर माँ जी, पल्लवी की सास बहुत पुराने विचारों वाली है। पल्लवी बुटीक पर काम तो करती है, पर वो हमेशा घूंघट में रहती है। कहती है उसकी सास ने इसी शर्त पर उसे काम के लिए भेजा है कि वो घूंघट में रहकर काम करेगी। कभी कभी तो बेचारी परेशान हो जाती है, पर क्या करे, घर चलाने के लिए उसे काम करना ही पड़ेगा। बहू, कई लोगों में रिवाज होता है घूंघट करने का। बेचारी इतना सोच रही है घर वालों के बारे में, ये कोई कम बात नहीं है। वैसे तुम्हारी नौकरी लगने से मैं बहुत खुश हूँ। अब मनोज को भी बहुत सहारा हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ आज के जमाने में दोनों का काम करना बहुत जरूरी है। इतनी महंगाई हो गई है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें सिलाई का काम आता है। तुमने दोबारा से इस काम की शुरुआत की है, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अंजू बहुत खुश थी क्योंकि शादी के बाद उसे एक बार फिर से सिलाई करने का मौका मिला। अंजू अब रोजाना सुबह जल्दी तैयार होकर सोनिया की बुटीक चली जाती थी। रजनी और पल्लवी दोनों के साथ सोनिया की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। अरे पल्लवी, अभी तो घूंघट उतार दे, यहाँ पर तुझे कौन देख रहा है। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता, मेरी सासू माँ मुझ पर बहुत नजर रखती हैं। बहाने से इन्हें बुटीक पर भेज देंगी ये देखने के लिए कि मैं बिना घूंघट के काम तो नहीं कर रही हूँ। फिर तो मुझे बिल्कुल ही यहाँ नहीं आने देंगी। ये तो सोनिया मैडम की अच्छाई है जिन्होंने मुझे घूंघट में भी काम करने की इजाजत दे दी और मुझे काम पर रख लिया, वरना कौन मेरी जैसी घूंघट वाली बहू को काम पर रखता। अंजू, रजनी, पल्लवी, देखो शादी का सीजन है, इस वजह से हमें रात को बहुत लेट हो जाता है घर पहुँचने में। मैं कुछ दिनों तक दोपहर में ही आ पाऊंगी। मेरे आने तक तुम तीनों ही बुटीक संभाला करो। किसी भी कस्टमर की पेमेंट आएगी तो सारा हिसाब रखना। मैं दोपहर में आकर सारा हिसाब कर लिया करूंगी। मैं तुम तीनों को जानती हूँ, तुम तीनों बहुत मेहनती हो, इसलिए मुझे भरोसा है कि तुम तीनों मुझे किसी भी शिकायत का कोई भी मौका नहीं दोगी। प्रॉमिस? सोनिया मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, हम इसे अपना बुटीक समझकर ही काम करेंगे, खूब मेहनत से रहेंगे। हाँ सोनिया मैडम, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। सोनिया मैडम, आप आराम से दोपहर में आओ, हम पीछे से बुटीक संभाल लिया करेंगे। हम आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। वेरी गुड, मुझे तुम तीनों से यही उम्मीद थी। अच्छा, कल मैं 1 बजे तक आऊंगी। अगले दिन से सोनिया दोपहर में आने लगी। बुटीक खोलने की जिम्मेदारी अंजू की होती थी। अंजू के पास ही बुटीक की चाबी थी। सोनिया लेट आती थी, इस वजह से अंजू ने बाहर से मटेरियल लाने का काम संभाल लिया। एक दिन दोपहर के समय जब सोनिया बुटीक पर पहुंची, उस समय अंजू बुटीक का कुछ सामान खरीदने बाहर गई हुई थी, पर जब वो लौटी तो उसे बुटीक में शोर सुनाई दिया। कैसी बातें कर रही हो सोनिया? मैं खुद अपनी बेटी की ड्रेस के पैसे इसी को पकड़ा कर गई थी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने पूरे 5000 रूपए पकड़ाए थे। तुम बोलती क्यों नहीं हो? मम्मी, इन्होंने घूंघट भी किया हुआ है, उस दिन भी घूंघट ही था। सोनिया आंटी, आपकी ये वाली टेलर अक्सर घूंघट में रहती है। मैंने पहले भी मम्मी के साथ कई बार नोटिस किया है। और हाँ, मम्मी के साथ मैं भी आई थी, हमने इन्हीं को पैसे पकड़ाए थे। पल्लवी, ये सब क्या है? तुम मेरे बुटीक में धोखाधड़ी कर रही हो। तुमने मेरे बुटीक से पैसे चुराए हैं ना जाने महिमा जी के जैसे और भी कितने कस्टमर्स के तुम पैसे खा गई होगी। वो तो मुझे धीरे धीरे पता चलेगा। तुम घूंघट ओढ़कर इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती हो? मैं तो तुम्हें सीधी साधी समझती थी। नहीं नहीं सोनिया मैडम, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई धोखा नहीं किया। धोखा तो मेरे साथ हुआ है। पता नहीं इन लोगों को क्या गलत फहमी हुई है। मैंने इनसे कोई पैसे नहीं लिए, भगवान की कसम मैं सच बोल रही हूँ। देखो पल्लवी, या तो तुम सच बोल दो, नहीं तो मुझे पुलिस को खबर करनी होगी। ये सब क्या हो रहा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे चोर है ये पल्लवी, तुझे नहीं पता? सोनिया मैडम के कस्टमर के पैसे लेकर इसने अपने पास रख लिए और आज इसकी चोरी पकड़ी गई। बताओ तो, हम एक चोर के साथ दोस्ती करके बैठे थे? ना बाबा ना, मैं तो इस चोरनी से बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। पल्लवी रोने लगती है, पर सोनिया उसकी बात नहीं सुनती। सोनिया के पास और भी ग्राहक आते हैं जो सब एक ही बात कह रहे थे कि उन्होंने घूंघट वाली औरत को पैसे दिए थे और घूंघट में तो सिर्फ पल्लवी ही वहाँ काम कर रही थी। सोनिया पुलिस को बुलाने ही वाली थी कि तभी अंजू ने उसे रोक दिया। सोनिया मैडम, मुझे नहीं लगता कि पल्लवी चोर है, क्योंकि पल्लवी बहुत अच्छी है। वो बेचारी तो मजबूरी में यहाँ काम कर रही है, जरूर कोई और बात है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो अंजू, जबकि ग्राहक यही कह रहे हैं कि उन्होंने घूंघट में पल्लवी को ही पैसे दिए थे। अब पल्लवी के अलावा ना तो तुम घूंघट करती हो और ना ही रजनी, तो फिर सारा शक पल्लवी पर ही जाएगा ना। एक इंसान झूठ बोल सकता है, सारे नहीं। मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो, मैं पुलिस को फोन मिला रही हूँ। सोनिया बहुत गुस्से में थी। अंजू उसे बार बार समझा रही थी। सोनिया ने पल्लवी की सास और पति को भी बुटीक में बुला लिया था। माँ जी, मैंने कोई चोरी
चोरी नहीं की। सुनिए, आप तो जानते हैं कि मैं चोरी नहीं कर सकती। सबके बीच नाक कटवा कर रख दी। अच्छा था तू घर में ही पड़ी रहती। पता नहीं मेरी मती मारी गई थी जो तुझे नौकरी करने के लिए घर से बाहर भेज दिया। सोनिया मैडम, पुलिस को मत बुलाओ। मैं कहीं ना कहीं से कर्जा उठाकर आपको पैसे दे दूंगा। हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी अगर पल्लवी थाने गई तो। ठीक है, तो पल्लवी मुझे कल तक जितने भी पैसे सभी ग्राहकों के बनते हैं लौटा देगी और आज के बाद मेरे बुटीक पर दिखाई मत देना। पल्लवी रोती हुई अपनी सास और पति के साथ घर चली जाती है। अगले दिन अंजू जल्दी उठ गई। हाँ, तू सही कह रही है। तू अभी चली जा सोनिया के घर। बेचारी पल्लवी के साथ बहुत गलत हो रहा है। हाँ माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। मुझे असली चोर को सामने लाना ही होगा। अंजू सोनिया के घर पहुँचती है और कुछ ही देर में असली चोर सामने आ जाता है। अंजू और सोनिया बुटीक पर पहुंचती है। उस समय पल्लवी, उसकी सास, पति और रजनी सब वहां मौजूद थे। सोनिया ने पुलिस को भी बुला लिया था। देखा चोरी करने का अंजाम, अब इसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। पुलिस पल्लवी को पकड़ने नहीं आई है रजनी, पुलिस तुम्हें पकड़ने आई है। सोनिया मैडम को असली चोर मिल गया है। थैंक यू अंजू, अगर तुम मुझे याद न दिलाती कि मेरे मोबाइल फोन में तो कैमरा ऑन रहता है, मैं घर से सारी नजर रखती हूँ। पर उस दिन मैं इतनी बिजी थी कि मैं अपने मोबाइल फोन में कैमरा ऑन करना ही भूल गई थी। वो तो सारी रिकॉर्डिंग देखकर मुझे पता चला कि रजनी पल्लवी की तरह सिर पर घूंघट करके ग्राहकों को लूट रही थी और ग्राहकों को लगा कि उन्होंने घूंघट में पल्लवी को पैसे दिए। शर्म आनी चाहिए रजनी तुम्हें। तुमने एक ईमानदार और शरीफ औरत को फंसाने की और धोखा देने की कोशिश की है। वो बेचारी अगर घूंघट में रहकर काम कर रही थी तो तुमने उस घूंघट का फायदा उठाकर उसे धोखा दे दिया। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इस चोरनी को। सॉरी मैडम, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ले चलो इसे। सोनिया मैडम, आपके जितने भी पैसे हैं ये सब लौटा देगी। मैं इससे सारे पैसे निकलवा लूंगी। बहू, ना आज तुम्हारे सिर पर घूंघट होता और ना तुम्हारे साथ धोखा होता। आज के बाद तुम्हें घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू अंजू। पल्लवी अंजू के गले लग जाती है और अंजू भी भावुक होकर रो पड़ती है। पल्लवी के साथ न्याय होता देख उसकी आंखों से भी खुशी के आंसू बह जाते हैं। वाओ, ये वाली ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है। ऐसा करती हूँ, इसे खरीद लेती हूँ। भाई साहब, इसे पैक कर दीजिए। हाँ बहन जी, ले लीजिए, बहुत अच्छी ड्रेस है, इसे खरीद लीजिए। आपकी बेटी पर बहुत अच्छी लगेगी। ये ड्रेस मैं अपनी बेटी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए ले रही हूँ, समझे? क्या अपने लिए? लेकिन आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही छोटी हो जाएगी? चुप कर। तू कौन होता है छोटी बड़ी का ज्ञान देने वाला? चल अब इसे पैक कर दे। अगले दिन रमोला वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर और आंखों में काला चश्मा लगाकर घर से निकलती है तो मोहल्ले की औरतें उसे देखकर बातें बनाती हैं। हे राम, इस रमोला को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। छी छी छी, ये कैसे कपड़े पहने इसने? अरे कम से कम अपने पति और बच्चों का तो ध्यान रखो। अरे पढ़ाई लिखाई तो हमने भी की है, लेकिन हम इतने बेशर्म नहीं है कि इस उम्र में ऐसे कपड़े पहने और तेरी तरह नाक कटवा दे। बेशर्म रमोला। तू चुप कर शीला। अब ओढ़ने पहनने की कोई उम्र तो होती नहीं, और तुम लोग क्या जानो फैशन। उसका पति दरवाजे पर खड़े खड़े ये सब बातें सुन रहा था। वो गुस्से में अंदर जाता है। रमोला का स्वभाव ऐसा ही था, वो ऐसे ही कपड़े पहनती थी। रमोला के 2 जवान बेटे थे, रौनक और अनुभव। एक रोज उनके कुछ दोस्त उनसे मिलने घर आते हैं तो रमोला बाथरूम से निकलकर टॉवेल लपेटे ही अपना बॉडी लोशन लेने बाहर आती है। ये देख उनके दोस्त हैरान हो जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे अनुभव, लगता है आंटी को हमसे मिलने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, इसीलिए ये टॉवल में ही आ गई। नमस्ते आंटी जी, कैसे हो आप? हेलो बच्चों, वैसे मैं तुमसे कुछ साल ही तो बड़ी हूँ, तुम लोग मुझे दीदी भी कहोगे तो वो भी चलेगा। और वो तो मैं अपना बॉडी लोशन भूल गई थी, वही लेने आई थी। फिर कुछ देर बाद वो लड़के वहां से चले जाते हैं, लेकिन उसके दोनों बेटे ये देख बहुत गुस्सा होते हैं। माँ, ये क्या पहन के आ गई आप? ओफो, पहले तो तुमने सिर्फ मोहल्ले में हमारी नाक कटवाई थी, लेकिन अब बेटे के दोस्तों के सामने भी। छी, अब तो तुमने हद ही कर दी। ऐसे ही एक रोज जब रमोला शॉर्ट्स योगा ड्रेस पहनकर गार्डन में योगा कर रही थी तो पड़ोस के कुछ बुढ़े उसे अपनी छत से निहार रहे थे। ये देख मनोहर को बहुत गुस्सा आया। तुम लोगों को शर्म नहीं आती जो यहाँ ताक झांक कर रहे हो? है भाई, तुम्हारे घर पर माँ बहन नहीं है क्या? अरे ऐसा माल नहीं है ना, इसलिए। लोगों की इसी तरह की बातों से मनोहर को बहुत बुरा लगता है और इसी बात को लेकर मैं चिंता में बैठा हुआ था। तभी उसका दोस्त उससे बोला, क्या बात है मनोहर, तू इतना परेशान क्यों है? तू तो मेरी चिंता की वजह जानता ही है ना। मुझे तो डर है रमोला कहीं अपनी जैसी बहुएं ले आई तो मेरे बेटों की तो जिंदगी ही खराब हो जाएगी। तो तू उस दिन का इंतजार ही क्यों करता है? क्या मतलब? मतलब मेरे भाई की 2 बेटियां हैं जो गांव में रहती हैं, वो दोनों बड़ी ही संस्कारी हैं। अगर तुम चाहो तो अपने दोनों बेटों की शादी उनसे करवा सकते हो, लेकिन रमोला बहन जी को बिना बताए
क्योंकि वो ऐसा होने नहीं देंगी। मनोहर को अपने दोस्त की बात बिल्कुल ठीक लगी और वो अगले ही दिन अपने दोनों बेटों के साथ लड़की देखने चला गया। दोनों बहनें सर पर दुपट्टा लिए खड़ी थी। ये देख मनोहर और दोनों बेटे बहुत खुश होते हैं। आपकी बेटियां तो बड़ी ही संस्कारी हैं। जी भाई साहब, एक वही चीज है हमारे पास जो हम गरीब अपनी बेटियों को देख सकते हैं। वैसे बहन जी क्यों नहीं आई? जी वो माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इसी तरह वो बात को घुमा देते हैं। 2 दिन बाद दोनों बहुएं ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती हैं, जहां उनका ससुर उन दोनों का गृह प्रवेश करवाता है, क्योंकि उनकी सास तो अभी तक सो रही थी। इसके बाद वो फ्रेश होकर सबसे पहले सर पर घूंघट ओढ़े पूजा पाठ करती हैं, फिर रसोई में चली जाती हैं और अपने सास ससुर के लिए चाय बनाकर लाती हैं। उठिए माँ जी, उठकर चाय पी लीजिए। कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कहीं तुम कोई चोर तो नहीं हो? हम दोनों आपकी बहुएं हैं माँ जी, ये लीजिए चाय पीजिए। ये सुनकर रमोला के होश उड़ जाते हैं। फिर मनोहर उसे सब बताता है। रमोला हैरान रह जाती है और अपनी दोनों बहुओं को घूंघट में देखकर तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। वो बिना चाय पिए फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों बहुएं बढ़िया सा नाश्ता बनाकर तैयार कर लेती हैं। कुछ देर बाद रमोला भी शॉर्ट ड्रेस पहनकर हॉल में आती है, जिसे देखकर रोशनी कहती है, अरे माँ जी, ये आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटे बच्चे के कपड़े पहने हुए हैं। ओहो गवार बहू, इसे क्रॉप टॉप कहते हैं। अब तुम गवारों को क्या पता। लेकिन ऐसे कपड़े पहने हुए तो हमने बस बच्चों को देखा है। हमारे गांव में सब छोटे बच्चे पहनते थे ऐसे कपड़े। ये सुनकर मनोहर और उसके दोनों बेटे जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन रमोला गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद जब वो दोनों बहुएं सर पर घूंघट ओढ़े बाजार जाती है, तो उन्हें देखकर मोहल्ले की औरतें बातें बनाती हैं। अरे आज तक तो देखा था सास संस्कारी होती है और बहुएं बेशरम, लेकिन अब तो जमाना उल्टा आ गया है। इनके यहाँ तो बहुएं घूंघट वाली आई हैं और सास छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली बेशरम। जब दोनों बहुएं अपनी सास के बारे में ये सब सुनती हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर इस बारे में अपनी सास से बात करती हैं। माँ जी, आपको पता है आपके इन कपड़ों की वजह से लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे जो जी में आएगा मैं करूंगी, समझी तुम। ऐसे ही समय गुजरता है। कुछ दिनों बाद उनके घर पर हवन होता है, जहां दोनों बहुएं साड़ी पहनकर घूंघट डालकर खड़ी होती हैं। रमोला शॉर्ट ड्रेस पहनकर वहां आती है। हवन खत्म होने वाला है मनोहर जी, आपकी पत्नी कहाँ है? ओह सॉरी, वो तैयार होने में थोड़ा समय लग गया। छी छी छी, ये सब क्या है? पूजा में ऐसे कपड़े, घोर अपशकुन। आज के बाद मैं तो क्या कोई भी पंडित आपके यहाँ पूजा में नहीं आएगा। छी, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। मुझे तो शर्म आती है आपको माँ कहते हुए भी। पंडित जी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। सभी उसको खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं। उस दिन रमोला को पहली बार थोड़ा बुरा लगा था। 2 दिन बाद वो टेलर के पास कपड़े लेने जाती है। वाओ, ये टॉप तो आपने अच्छा सिला है, लेकिन इसका गला थोड़ा डीप हो गया है। तो क्या हुआ बहन जी, आप तो वैसे भी डीप नेक ही पहनती हैं, और सच कहूं तो आपके सेक्सी फिगर पर ये कमाल का लगेगा। गुस्से में वो टॉप वो उस टेलर के मुंह पर मार कर आती है, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अब सब मॉडर्न कपड़े छोड़ साड़ी में आ जाती है और साड़ी पहनकर सबके सामने आती है। रमोला का ये रूप देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। आप सभी लोग मुझे माफ कर दीजिए, मेरे इन मॉडर्न कपड़ों की वजह से तुम सबकी कितनी बेइज्जती हुई है। मुझे माफ कर दो। जहां सास बहू को संस्कारी होना सिखाती है, वहीं मेरी संस्कारी बहुओं ने मुझे तमीज में रहना सिखाया। अब से आपको रमोला का यही नया रूप देखने को मिलेगा। रमोला की ये बात सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और अब वो सब एक साथ खुशी खुशी मिलकर रहते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।